हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एडिटोरिया का जो 5000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है जीके का, उसका 12वां सेट देखेंगे हम। इससे पहले हम 11 सेट करा चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट को मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये 12वां सेट है प्रैक्टिस सेट का। ये जनरल स्टडीज़ का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है इसमें दिए हुए। इसका लेवल बीपीएससी को भी टेस्ट करता है वैसे तो, लेकिन एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये, क्योंकि जीके का इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जा रहे हैं। पिछले जो भी मैंने एनालिसिस देखी हैं उसकी, जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया। ये सीरीज़ मैंने रोक रखी थी। 11 सेट करा दिए हैं, इसमें 12वां ये है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हरित क्रांति के संबंध में कथन बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं, कोई एक कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, ये सही है, ठीक है। बाकी ये 3 कथन जो हैं वो गलत दिए हुए हैं, तो आप सही वाले पे ध्यान रखो। हरित क्रांति से क्या हुआ, सॉरी, इसमें पूछा सही नहीं है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान रखो, जो सही नहीं है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, ये नहीं है। जबकि चावल में तो हुई, लेकिन दाल में और गन्ना में इतना नहीं देखा गया, चावल और गेहूं में देखा गया था, ठीक है। बाकी ये जो सही वाले कथन है इनको भी देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता कौन कहा जाता है? डॉक्टर एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक रहा, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना इन्फॉर्मेशन। और प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो ये 3 कथन एकदम सत्य हैं। और इसमें चूंकि पूछा गया, ये गलती तो मुझसे होगी, आपसे भी हो सकती है, कि हरित का कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ने के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, यही इसमें गलत है। बाकी तीनों ये कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित है? एक तरफ परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ उससे लाभान्वित होने वाले राज्य दिए हुए हैं। तो टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, एकदम सही है। और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है, ठीक है। तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। और इसमें जो तिलैया परियोजना है वो बिहार में नहीं है। आप कमेंट करके बताइए तिलैया परियोजना कहाँ पे है। ये राइट ऑप्शन इसका है सी, ठीक है। ये मैच नहीं करता है। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कोयना नहीं है। बाकी मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा, ये तीनों आप याद रखना गोदावरी की सहायक नदियाँ। साउथ इंडिया की नदियाँ पूछी जा रही हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं मंजीरा और इंद्रावती, पेनगंगा, जबकि कोयना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई पूछी गई ये है 6100 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा, ये ध्यान देना आप, मुख्य तटीय सीमा की 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द की। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर है वो कौन प्राप्त करता है? तो वो सर्वहारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कम भूमि में गहन कृषि। नेक्स्ट है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है ये बताना है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए, यानी ओनली फॉर अल्टरनेट करंट के लिए। ये केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट के लिए, एसी के लिए जो है प्रयुक्त करते हैं ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चीनी यात्री संयुग्मन। चीनी यात्री संयुग्मन भारत कब आया? तो चीनी यात्री संयुग्मन जो है 518 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। इसकी एक ट्रिक याद रखो, फासी और हुई। तो फायान, संयुग्मन, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये चारों का क्रम हो गया। सबसे पहले फायान आया था, सबसे लास्ट में इत्सिंग, और संयुग्मन आए थे 518 में। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा।
और नेक्स्ट है, निम्न में से किस चट्टान से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो ये बताना है कि किस चट्टान से प्राप्त होती है। ये प्राप्त होती है विंध्यन चट्टान से। नेक्स्ट है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो सबसे कम वृद्धि दर किसकी है? ये है जैन की। और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। और मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही, जो स्याही लगाते हैं फिंगर पे मतदान के समय, ये स्याही किस पदार्थ से बनी हुई होती है? तो ये बनी हुई होती है सिल्वर नाइट्रेट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई है? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो हुई है वो हुई है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। ये क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 1919 में प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट हुई थी और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता फिनिश हुई थी, मतलब एंड कर दिया गया था। उसके बाद 1935 में केंद्रीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का राइट ऑप्शन जो है वो सी होना चाहिए 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये किस संविधान के किस देश से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो आर्य शब्द का उल्लेख जो किया गया है वो 36 बार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को जो प्राप्त किया जाता है बीज से। किससे? बीज से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सही मिलान करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक साइड ये घास क्षेत्र दिए हुए हैं, घास दी हुई हैं उनके नाम, और एक तरफ उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। तो प्रेरी कहाँ की घास है? प्रेरी है उत्तरी अमेरिका की, पंपास है दक्षिणी अमेरिका की, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका की, और स्टेपीज उत्तरी अमेरिका की नहीं है। ठीक है, ये रसिया वाले क्षेत्र की है। स्टेपीज यूरोपियन जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है वहाँ की स्टेपीज है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया 20 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था वो था मोहम्मद गजनी। कौन? मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो सबसे पहले स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने नींव रखी थी। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हुए हैं और 1 सुमेलित नहीं होगा, वो देखना है कौन सा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन सही है, और उसके बाद प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, और जो मेसॉन रदरफोर्ड दिया है यही ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठोस एरोसॉल का उदाहरण है। ठोस एरोसॉल का जो उदाहरण है वो है धुआं। क्या है? धुआं। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? अगर राज्यसभा में कोई विधेयक आता है और वो गिर जाता है, मतलब वो पारित नहीं हो पाता है, लैप्स हो जाता है, तो उसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कब होती है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा? ये हमने घटना चक्र में जो जलवायु कराया था वहाँ पे ये कवर किया है। ठीक है, घटना चक्र भी जो हम ज्योग्राफी का कवर कर रहे हैं उसमें जलवायु टॉपिक फिनिश करा दिया है हमने उसमें। तो नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये होती है अक्टूबर-नवंबर में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 सूची 2 दे रखी है एक तरफ, युद्ध और गवर्नर जनरल दे रखे हैं। कौन सा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो 27। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? वो किसके समय में हुआ ये देखना है पहले। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। ठीक है, उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, आंग्ल सिख युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था ये। और तो इसका राइट ऑप्शन हुआ डी।
नेक्स्ट देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट देखते हैं किसे लोकप्रिय नाम जो है लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन को, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं इसे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में एक तरफ सूची बंद दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2 है। तो ये बताना है कि किसने किस चीज़ का आविष्कार किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है, रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। और पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। और एक मिनट, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी रोंटगन ने, ठीक है, एक्सरे की खोज की रोंटगन ने। और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने। चेचक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 30 का ए हो गया। तो ए का हो गया दूसरा, बी का पहला, और सी का चौथे से मैच हो गया, और डी का तीसरे से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या उनके पास जो है कितना मत होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगी कोई भी पार्टी। तो इसके लिए उन्हें कुल डाले गए वोटों का 6% मिल जाए, ठीक है, या तो फिर 4% मत मिले। कुल डाले गए वोटों का 6% या टोटल वैध मत मतलब जितने मत हुए, जितने वोट पड़े उसका 4% मिल जाए, या फिर 4 सीटें मिल जाएं उन्हें लोकसभा में या फिर विधानसभा में, यह इनमें, और ये तीनों चीज़ें मिलें, ठीक है, तीनों शर्तें इनमें से सभी होना चाहिए। मतलब ये सभी दी हुई हैं, इस खाली 4 सीटों से भी काम चल सकता है, इनसे भी काम चल सकता है। तो ये तीनों एलिजिबिलिटी जो होती हैं तो इसमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। ये बताना है कि ये संगीत शास्त्र पर जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं ये नाम दे रखे हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं। तो ये किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत ये किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है, MPPCS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अनुच्छेद 243 ZD, ठीक है, 243 ZD के में जो है जिला नियोजन समिति का, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। एक कथन सही है वो बताना है। तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यही कथन सही है, बाकी ये तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये कर दिया गया? ये 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो 37 इसमें ये नहीं बताना है ना। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता समिति, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी याद रखना। और अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी सही है। और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करना, ये भी सही है। और अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय का रिट जारी करना सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 131। राइट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया डी, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 131 जो है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 131 संबंधित है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द उल्लेखित नहीं हैं? ये पूछ रहा है।
कौन से शब्द जो है भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं हैं। तो पंथनिरपेक्ष तो उल्लेखित है, ठीक है, और क्या उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक में आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना में, ये भी उल्लेखित है। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये लोक कल्याण और संघीय, यानी और राइट ऑप्शन हो गया इसका बी। 38 का क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है, जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं, क्या होता है, जब सकल घरेलू उत्पादन होता है, जीडीपी जो होती है, उसमें से उत्पादन की जो प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी की मूल्य में आई कमी को अगर घटा दें हम, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है एनडीपी, यानी निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी जीडीपी माइनस ये जो कमी आई इसको घटाने के बाद क्या बचेगा, एनडीपी। नेक्स्ट है सेबी। सेबी का पूर्ण रूप क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आईडीए, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। जब इकोनॉमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये संस्थाओं से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना ये। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था 1784 में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आया था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। ये क्वेश्चन लेखपाल में भी पूछा गया था ना शायद, ये पैट में। क्वेश्चन नंबर 4 और क्या है, सी, हाँ सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था क्या, यही गलत है ना, ये इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था, ये कमेंट करके बताइए। 42 का सी यही गलत, यही इसका राइट आंसर है, और 42 का डी है एल्बर्टविल लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है, ये भी शायद रिपन के टाइम में ही था। नेक्स्ट है 43, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो लाया गया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये था 1891 में, ठीक है, 1891 में था, बाल विवाह रोकने के लिए था ये। और नेक्स्ट है बाल विवाह 1891 हो गई है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये लेखक हैं वीडी सावरकर। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो कौन है सबसे बड़ा कोशिकांग पादप कोशिका में, ये है प्लास्टिड, ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है वो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, साइंस का क्वेश्चन है, तो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, एक तरफ सूची 1 दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है, मिलान करना है। तो जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, आधुनिक आनुवांशिकी ये है TH मॉर्गन, और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। ए का तीसरा हो गया जीवाणु विज्ञान जो है ल्यूवेनहॉक, बी का चौथा हो गया यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, और आधुनिक आनुवंशिकी इसका हो गया TH मॉर्गन, और डी का पहला यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर। ये BPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है, और किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। राइट ऑप्शन हो गया इसका डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो ये जो कथन दे रखे हैं इनको पढ़ना है और ये बताना है कि कौन सा असत्य है। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, ये गलत हो गया, और दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है।
दूसरा सही है, जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये भी सही है। और अनेकांतवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म, ये भी गलत है। तो 49 का क्या हो गया राइट ऑप्शन, मतलब कौन सा असत्य कथन है? तो पहला और तीसरा असत्य है, यानी 49 का हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फिरोज शाह तुगलक के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान रहे हैं हम ये। वह उसे दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता है, ये भी सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कर भी याद रखना, सिंचाई कर, हक के सर्व, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर लगाया, या सिंचाई कर कौन सा था, या हक के सर्व कर किसने लगाया, ये किससे संबंधित था, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और पहला सुल्तान था ये दिल्ली पे लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 का फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली ले जाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। राइट ऑप्शन इसका डी हो गया, 50 का डी, चारों सही हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद कोई स्मरणीय तथ्य नहीं दिए हैं, वरना स्मरणीय तथ्य दिए हुए होते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। तो कल हम जो है प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीडी के लिए, फटाफट रिवीजन हो जाएगा जीके का, और इन्हीं में से क्वेश्चन मिल भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।